जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपने सर्च किया है और जुड़े हुए हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ट्रिक्स तरीके से। तो प्यारे, सबसे पहले इसमें समझना होगा कि प्रवास क्या है। सबसे पहले समझना होगा कि प्रवास क्या है, तब फिर हम समझाएंगे कि अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समझाएंगे। प्रवास का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? तो प्रवास कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक तो समझ गए। अब समझे कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र जैसे एक देश से दूसरे देश जाना। जैसे भारत से कोई कहाँ चले गया हो तो पाकिस्तान चले गया, पाकिस्तान गया हो। या उसका मन होगा कि भारत से हम नेपाल चल जाएंगे, नेपाल जाएंगे। ऐसे नेपाल जो है, नेपाल में कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता था। नेपाल को छोड़िए, ठीक है। तो अब यहाँ पर से कह देंगे कि चीन की बात कर दी। चीन के नेपाल में कोई वीजा पासपोर्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको हटा दी, अपवाद में उसको रखा गया। चीन हो गया, उसका मन होगा कि चीन जाएंगे। किसी को मन होगा कि नहीं हम रूस जाएंगे, किसी को मन होगा कि नहीं हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। तो मेरी बात के समझिए कि एक राष्ट्र से, ये भारत एक अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान अलग राष्ट्र है, चीन अलग है, रूस अलग है, अमेरिका अलग है। अब एक राष्ट्र से तो आपको याद रखिएगा कि आप कभी कभी सुने होंगे कि विदेश जाने के लिए पैसा लगता है और वीजा पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो वही बात तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में। जब कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या कोई अन्य काम के लिए एक राष्ट्र से जब वो कोई दूसरी राष्ट्र, कोई भी दूसरा राष्ट्र जाता हो और उसको जाने के लिए सरकार से कुछ कागजात बनाना पड़ता हो, कुछ शर्तें को मानना पड़ता हो, ठीक है, और उसके आधार पर जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक याद हो गया। अब अंतर्राज्य देखिए, एक राष्ट्र के अंदर आता है राज्य। जैसे हम मान लिया जाए भारत हो गया, क्या हो गया? तो जैसे मान लिया जाए भारत। अब भारत के अंदर क्या है? तो बिहार है। अब हमारा यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है तो हम रोजगार के लिए यूपी चले गए। कहाँ चले गए? यूपी में रोजगार ना मिला तो हम फिर क्या हो, लौट के बाद बिहार आ गए, या ना तो फिर वहां से हम चले गए तमिल चले गए। कहाँ चले गए? तो तमिलनाडु चले गए, ठीक है। या हम वहां से क्या हो गया कि दिल्ली चले आए। कहाँ चले आए? दिल्ली चले आए। तो आपको याद रखिएगा कि एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कोई परमिशन न लेना पड़ता हो, कोई कागजात की जरूरत नहीं पड़ता हो, और एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाना क्या कहलाता है? तो अंतर्राज्य प्रवास कहलाता है। तो आपको पहले लिखना क्या है, बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राज्य प्रवास में निम्नलिखित अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राज्य प्रवास में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखा है, पन दीजिएगा, बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाता हो और इस प्रकार के प्रवास में सरकारी कागजात या कुछ जरूरी कागजात की जरूरत पड़ता है, कुछ शर्तें की मानना पड़ता हो, ऐसे क्रिया को, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाने की क्रिया को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे, ठीक है ना। जैसे भारत से चीन या भारत से दिल्ली, भारत से चीन या भारत से रूस या भारत से अमेरिका इत्यादि दे दीजिएगा। फिर अंतर्राज्य प्रवास बोलिएगा कि अंतर्राज्य प्रवास वह प्रवास जो एक राष्ट्र के अंदर एक राज्य से दूसरी राज्य, दूसरी से तीसरी राज्य, कोई अन्य राज्य में पलायन करना या प्रवास करना जिसमें किसी प्रकार के कागजात या किसी अन्य चीजों को जरूरत न पड़ता हो, उसे हम कहेंगे अंतर्राज्य प्रवास। क्या प्यारे आपको समझ में आ गया है वीडियो? देखिए, आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्यारे, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो को तैयार किया जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा और वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और वीडियो भी आप उसमें आपको अक्सर मिलते रहेगा। यदि आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ये क्लास होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद। जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन है? जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपने सर्च किए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3, क्या बोलेगा, 3 निर्धारक घटक। क्या है क्वेश्चन? ये 3 निर्धारक घटक क्या पूछ रहा है?
तो घटक बोलिएगा। तो आपको देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक देखा, हाइपन दीजिएगा। तो पहला बात आपको याद रखिएगा कि पूरे विश्व में, ठीक है ना, पूरे या विश्व में, खाली आपको याद रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलिएगा कि विश्व में, विश्व में, ठीक है ना, विश्व में क्या बोले, तो विश्व में आपको याद रखिएगा विश्व में जनसंख्या, क्या याद रखिएगा कि जनसंख्या असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। पूरे विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। आपको पहला पॉइंट याद रखिएगा पूरे विश्व में या विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। यानी पूरे विश्व की बात करें या विश्व की बात करें तो जनसंख्या क्या है, असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। क्योंकि समय समय पर जनसंख्या में, किसमें, जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। आपको याद रखिएगा कि क्योंकि समय समय पर क्या होता है कि जनसंख्या में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। और यह जनसंख्या में परिवर्तन होना यह एक प्राकृतिक कारण है। क्या कारण है, तो एक प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण माना जाता है, प्राकृतिक कारण है। कैसा है, तो यह प्राकृतिक कारण जो है पूरे विश्व में जनसंख्या क्या होता है, घट बढ़ होते रहता है। क्या होता है, घट बढ़ होते रहता है। तो पहला बात क्वेश्चन आपका क्या था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन है, तो बोलेगा कि विश्व में, कहां पर, विश्व में जनसंख्या असमान है। पूरे विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। क्योंकि समय समय पर जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। समय समय पर जनसंख्या में क्या होते रहता है, तो समय समय पर जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। और यह परिवर्तन होना अर्थात घट बढ़ होना, परिवर्तन के कहे मतलब तो घटना बढ़ना, परिवर्तन के मतलब कहे तो घटना बढ़ना। और यह जो है एक प्राकृतिक कारण है। और इसका तीन जो है, इसका 3 निर्धारक घटक की यदि बात करें तो 3 निर्धारक घटक इस प्रकार से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 3 निर्धारक घटक की बात कर रहा है, किसकी, तो 3 निर्धारक घटक की बात कर रहा है। तो इसका ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका 3 निर्धारक घटक कौन है, तो आपका देखिए इसका 3 निर्धारक घटक है। कितने, 3 निर्धारक घटक है, 3 निर्धारक घटक है। कितने, तो घटक का घटक आपको याद रखिएगा 3 निर्धारक घटक है। क्या हम लिख दिए हैं, 1 मिनट। तो 3 निर्धारक घटक है, इसका 3 निर्धारक घटक है। पहला कौन है, तो पहला हो गया जन्म दर। क्या हो गया, जन्म दर, पहला हो गया जन्म दर। दूसरा हो गया इसका मृत्यु दर। दूसरा क्या हो गया, तो आपको याद रखिएगा मृत्यु दर, आपको याद रखिएगा। और तीसरी यदि बात किया जाए तो वह है परावास। क्या है, वह है परवास। तीसरा यदि बात किया जाए तो तीसरा क्या है, तो आपको याद रखिएगा तीसरा परवास है। तीसरा क्या है, तो तीसरा परवास है। अब देखिए जन्म दर के बारे में समझ लीजिए, मेरी बात को समझ लीजिए। कभी कभी आएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो जन्म दर देखा अपन दिए, अब लिखना है क्या जन्म दर में, समझ लीजिए जन्म दर में क्या लिखना है। मेरी बात को समझिए प्यारे, मेरी बात को समझिए कि एक वर्ष में, ठीक है। अब इसमें भी होगा 1 वर्ष में, मृत्यु में भी 1 वर्ष, जन्म में भी 1 वर्ष। 1 वर्ष में आपको याद रखिएगा 1 वर्ष में। अब किसी विशेष क्षेत्र, आपको याद रखिएगा किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, अब मेरी बात को समझिए फिर से यहाँ पर से, ठीक है ना, कि जन्मे बच्चे की संख्या, जन्मे, आपको याद रखिएगा किसी विशेष क्षेत्र में जन्मे बच्चों की जीवित जनसंख्या, जीवित जनसंख्या, जन्मे बच्चों की जीवित जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। जीवित बच्चों की जन्मे जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। और आपको याद रखिएगा, इसी में पॉइंट आपको याद रखिएगा, और
जन्मे, जन्म तो लेता हो, जन्म तो लेता हो। अगला बात क्या आपको दिखेगा कि जन्मे, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपको अगला बात दिखेगा कि जन्मे, जन्म तो लिया, जन्मे बच्चों की, बच्चों की, ठीक है ना, मृत जनसंख्या, मृत जनसंख्या, मृत क्या बोले हम, तो मृत जनसंख्या, मृत जनसंख्या कम। आप मेरी बात क्या समझ लीजिए, एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में जन्म में बच्चों की जनसंख्या जो है, जीवित, जो बच्चा जन्म लिया और जीवित रहा उसका जनसंख्या क्या रहा, अधिक रहा, उसका जनसंख्या अधिक। और बच्चे जन्म लिए लेकिन मृत्यु जनसंख्या कहा जाए कम हो गया। मृत्यु जनसंख्या क्या हो गया, बच्चे जन्म लिए लेकिन बच्चा जब कुछ देर के बाद मर गया, तो मृत्यु का जनसंख्या क्या रहा, कम रहा। और जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या अधिक, तो हम जन्म दर कहेंगे। क्या कहेंगे, जन्म दर। अब मृत्यु दर में देखिए क्या होगा कि एक वर्ष में उल्टा बात, अपोजिट बात करना है इसमें। एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में जीवित बच्चा, कौन, तो जीवित बच्चा की यदि बात किया जाए, जीवित बच्चा क्या क्या लिखा जाता है, जीवित बच्चा जो है क्या हो, कम हो, जीवित बच्चा कम, जीवित बच्चा क्या हो, मृत वाला हमने बोलना है कि जीवित बच्चा कम और मृत बच्चा और मृत्यु बच्चा जो है अधिक। मृत्यु बच्चा क्या हो, मृत्यु बच्चा अधिक हो, मृत्यु बच्चा क्या हो, अधिक। जीवित बच्चा कम, मृत्यु बच्चा अधिक। क्या बोले हम, जीवित बच्चा कम और मृत्यु बच्चा अधिक, मृत्यु बच्चा अधिक। तो इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा, मृत्यु दर कहलाएगा। इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा, तो इस परिस्थिति में मृत्यु दर कहलाएगा। बात दिमाग में बैठ गया, बात दिमाग में बैठ गया होगा कि जन्मे क्षेत्र, जन्म दर में बोलेगा तो एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या अधिक, जन्म दर का रहा तो जनसंख्या अधिक बढ़ेगा जनता वाला को, और मृत्यु वाला के कम। मृत्यु दर कहे तो मृत्यु वाला को अधिक, जनसंख्या जन्म मृत्यु वाला को जन्म, मृत्यु दर का रहा तो मृत्यु वाला अधिक है, जन्म वाला कम। तो जो अधिक हो जाए वह मृत्यु दर, जैसे कि मृत्यु दर में कह दिया कि मृत्यु दर अधिक हो गया और जिंदा बच्चा कम हुआ एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मृत्यु दर होगा। और जन्म दर कह रहा है तो जन्म जीवित बच्चा अधिक हो गया, मृत्यु बच्चे की संख्या क्या होगा, कम, तो इस परिस्थिति में मृत्यु दर होगा। आप देखिए प्रवास की बात करें तो प्रवास की बात करें तो आपको याद रखिएगा नौकरी या रोजगार के कारण जो बच्चों में, नौकरी या रोजगार के कारण बच्चों में जो घटबढ़, बच्चों में जो जनसंख्या क्या होते रहता है, घटबढ़ होते रहता है। बच्चों में जो होता है नौकरी या रोजगार के कारण बच्चों में जो है लोगों में जो लोगों में जो जनसंख्या घटबढ़ होते रहता है, या घटबढ़ की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, घट गया, बढ़ गया, कहीं पर आ गया फिर कहीं से चले गया, तो ऐसे क्रिया को हम प्रवास कहते हैं। क्या आपको वीडियो समझ में आया? यदि प्यारे क्वेश्चन आया होगा तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विश्वास है कि आप यदि इस वर्ष एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है तो आपको जो है हमारा ये वीडियो, हमारे प्लेटफॉर्म ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस बहुत आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम समय समय पर लेटेस्ट वीडियो देते रहिए। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप, हम आपको इसको शॉर्ट कट कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, छोटा कर देते हैं। आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, छोटा कर दिए आप, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने सर्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च किया, तो आप हमारे वीडियो के इन तक देखिए, क्योंकि जुड़े हुए आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका कि व्यापार संतुलन
संतुलन क्या है। क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो आपको क्या करना है कि उत्तर देना है, उत्तर दे के लिखना है व्यापार संतुलन देके आपको हाइपन देना है और लिखना है। मेरी बात के पहले ट्रिक्स देकर समझिए, ट्रिक्स के माध्यम से समझ लीजिए आप, तब फिर उसके बाद समझिएगा। तो व्यापार संतुलन में आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक देश, क्या लिखना है, प्रत्येक देश वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में मेरी बात क्या समझ लीजिए। प्रत्येक व्यापार संतुलन में क्या है कि प्रत्येक देश वस्तुओं का, किसका, वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में क्या करते रहता है, तो आयात करता है, आयात या निर्यात। अब मेरी बात के समझ लीजिए कि निर्यात क्या होता है। निर्यात, आयात मतलब होता है, प्यारे आपको याद रखिएगा, आयात के मतलब होता है आना। क्या होता है, आना। जब कोई देश से आ रहा हो, कोई देश से अपने देश वस्तु आ रहा है तो आयात हो रहा है। और जब हम वस्तु को क्या कर रहे हैं कि अपने देश में बनाकर दूसरे देश में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भेज रहे हैं, तो ऐसे क्रिया को हम निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्यात। तो आपको यहाँ तक बात हो गया कि व्यापार संतुलन देकर आपको हाइपन दीजिएगा, बोलेगा कि प्रत्येक देश में वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में आयात और निर्यात करता है। क्या करता है, आयात और निर्यात करता है। आयात का मतलब होता है आना और निर्यात के मतलब होता है भेजना। आयात या निर्यात करते रहता है। और ऐसे क्रिया को व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। अब तो यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसे क्रिया को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात निर्यात, किसी देश में, प्रत्येक देश में जो है वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो व्यापार संतुलन कहते हैं। अब मेरी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर से अब अच्छी तरह से मेरी बात को समझ लीजिए कि अनुकूलन व्यापार क्या कहा जाए, कि अनुकूलन क्या बोलेगा, अनुकूलन में क्या हो जाता भाई, अनुकूलन व्यापार संतुलन अनुकूलन व्यापार संतुलन में देखिए क्या होता है कि एक हमने क्या बोला, आयात बोला, एक मैंने क्या बोला, आयात बोला, और दूसरा मैंने क्या बोला, निर्यात बोला। अब मेरी बात क्या समझ ली कि अनुकूलन संतुलन में क्या होता है, अनुकूलन में आयात की क्या हो, आयात कम हो, आयात क्या हो, तो आपको याद रखिएगा आयात कम हो और निर्यात अधिक हो, निर्यात क्या हो, अधिक। तो आपको बोलेगा कि अनुकूलन व्यापार संतुलन में आयात की जाने वाली वस्तुओं निर्यात की जाने वाले वस्तुओं से कम होता हो, अर्थात निर्यात की जाने वाली वस्तु अधिक और आने वाले वस्तु कम, तो ऐसे प्रक्रिया में हम अनुकूल व्यापार कहेंगे। क्या बोलेंगे, अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। अब इसी प्रकार की बात होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, व्यापार यहाँ पर पार हो जाएगा तो व्यापार संतुलन। आप इसमें अपोजिट बात दीजिएगा, इसमें होता है कि आयात होता है और इधर होता है निर्यात। क्या होता है, तो इधर निर्यात होता है। आयात क्या होता हो, अब इसमें अपोजिट बात दीजिएगा कि आयात अधिक हो जाता हो, आयात अधिक, और निर्यात क्या होता हो, कम होता हो, निर्यात क्या होता हो, कम होता हो। तो ऐसे प्रक्रिया में अर्थात आने वाले वस्तु अधिक और जाने वाले वस्तु कम, तो ऐसे प्रक्रिया में हम क्या बोलेंगे, तो व्यापार संतुलन बोलेंगे। ले जाओ, तो क्या बोलेंगे, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। अब परिभाषा कैसे लिखना है, तो व्यापार संतुलन देखा हाइफन दीजिएगा, बोलेगा कि प्रत्येक देश में वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। प्रत्येक व्यापार संतुलन देखा हाइफन दीजिएगा, लिखिएगा प्रत्येक देश में वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। और इसी आयात निर्यात की क्रिया को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है,
फिर कॉमा देके लिखिएगा कि प्रतिकूल व्यापार अनुकूल व्यापार संतुलन वह व्यापार संतुलन है कि जिसमें आने वाले वस्तुओं का क्या हो, कम हो और निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या हो, अधिक हो। तो इस क्रिया में अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। प्रतिकूल व्यापार संतुलन में बोलेंगे हम, प्रतिकूल व्यापार संतुलन में बोलेंगे कि आयात की जाने वाली वस्तु अधिक और निर्यात की जाने वाली वस्तु कम, तो ऐसे क्रिया को हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। क्या प्यारे आपको आंसर समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत करके ऐसा ट्रिक सबको तैयार किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।